क्या क्लियर है अभी? गो थ्रू उसको कर लोगे। क्वेश्चन आ जाए, वाई द इंटरनेशनल लाइन इज zigzag नॉट स्ट्रेट लाइन। तो टाइम हो जाएंगे। हीट चेंज हो जाए, there will be confusion of date and time, and because of it there will be administrative inconveniences, and that's why। क्या क्लियर हो गया हमारा? इसके अलावा हमने और कुछ पढ़ा था कल क्या? बता दो दिया सबने? अच्छा बता दो, जो हमारा आईएमडी है, आईएसटी कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर। कितने स्टेट से? अच्छे से बंद कर दो उसको। जो आएगा वो फिर तुम्हारी तरह आधा खुल के आएगा। कौन कौन सा? वेरी गुड। तमिलनाडु है या नहीं? बहुत दूर है। अच्छा, दिल्ली से अगर मैं लाइन स्ट्रेट खींचूं, लॉन्गिट्यूड जो 77 क्रॉस कर रही है, सबसे उसके करीब में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भले कर चुका है इस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। जिस भी स्टेट से तुम गुजरते हो, मतलब तुम्हारा अपना है होम टाउन, जो सिटी तुम्हारा है, उससे भी देख लेना कि उसी पे तुम्हारा कौन सा इंपॉर्टेंट शहर पड़ता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। और थोड़ा बहुत आइडिया, जैसे कि जहाँ से तुम हो वहाँ से देखोगे खींच करके लाइन, पाकिस्तान ऊपर है या नीचे। साथ में एक होमवर्क और नोट कर लो फटाफट। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स डिवाइडिंग टू कंट्रीज। टू कंट्रीज। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स डिवाइडिंग टू कंट्रीज। महत्वपूर्ण वो अक्षांश रेखाएं जो दो देशों में दो देशों को बांटती हैं, डिवाइड करती हैं, ठीक है? अक्षांश रेखाएं। जैसे एग्जांपल कोई पूछ दे आपसे कि यूएसए और कनाडा, 100 डिग्री देशांतर बांट सकती है यूएसए और कनाडा को एंगल से। एक दूसरे को ऊपर है वो, तो देशांतर रेखा कैसे काट सकती हैं उसको? अक्षांश रेखाएं हो सकती है ना। मेरा ये कहना था, कौन सा वो लैटिट्यूड है जो दोनों को डिवाइड करती है? जैसे एग्जांपल आपने पढ़ा होगा 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, नाम सुना है कभी? मतलब चैनल क्या है? 9 डिग्री लैटिट्यूड है, 10 डिग्री लैटिट्यूड है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वो भी क्वेश्चन आता है। यूएसए कनाडा, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आप जब सर्च करोगे एक जगह आ जाएगा सारा इंपॉर्टेंट, वो आपको जरूरी है याद रखना। 39 गो थ्रू करना, ठीक है? आगे बढ़ूँ मैं? आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, रोटेशन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ दो तरह के हो सकते हैं, क्या क्या? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन किसे बोलेंगे हम लोग? अपने एक्सिस के अलाउंड घूमना। जैसे ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? और ये अगर मान लो किसी एक पॉइंट की चारों तरफ घूमना शुरू कर दे तो परिक्रमण या परिभ्रमण या रिवॉल्यूशन। रिवॉल्व कर रहा है ना ये। देखो ये क्या है? रोटेशन अपने एक्सिस पे। और यही मून क्या कर रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, ये क्या हो गया? रिवॉल्यूशन। अर्थ का रिवॉल्यूशन, दिस वन इज योर अर्थ रिवॉल्यूशन। डन। रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, पता चला? अच्छा बताओ, अर्थ अपने एक्सिस पे कितने समय में रोटेट कर जाती है? 24 घंटे में। आपको आइडिया लग रहा है कि हमने जो कल डिवाइड किया था डिफरेंट टाइम जोन, कितने हैं टाइम जोन पृथ्वी पे? 24। कितने हैं? 24 हैं टाइम जोन हमारे पृथ्वी पे। और क्योंकि 24 घंटे में एक बार सॉल्व कर जाते हैं। क्या क्लियर हो गया हमारा? और क्या था हमारा रोटेशन?
टाइम की हमने बात की थी, तो 24 टाइम जोन हो जाएंगे वापस। नोट कर लो फटाफट दोनों छोटी बातें, या फिर पिक्चर ले लो। हाउ मच टाइम इट टेक्स? 24 आवर्स। 24 आवर होगा। जैसे मान लो, आप बताओ, मुझे देख रहे हो तो बताओ, मान लो कि कोई ऐसा प्लेनेट है जो अपने अक्ष पे रोटेट करने में सपोज 50 आवर्स लेता हो, तो वहाँ के दिन और रात कितने घंटे के होंगे जनरली? 50 घंटे का दिन और 50 घंटे का रात। जैसे कि पृथ्वी लेती है 24 घंटे, पृथ्वी पे 24 घंटे का दिन, 24 घंटे का रात होता है। वही तो पूछ रहा हूँ। पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट करती है 24 घंटे में। समझ में आया? तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर पृथ्वी पे हमारा 24 घंटे में रोटेट करती है बुध, मरकरी, मार्स, ये सब रिवॉल्व कर रहे हैं आराम से, रुको, दे आर ऑल्सो रिवॉल्विंग। ना क्लियर है? उन पे कितने का दिन होता है और कितने का रात होता है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, आपको डेटा नहीं याद करना है, बस एक बार जाकर के ओवरव्यू करके देखना, तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 6ठी क्लास की बुक। आइडिया लेना कि वो वहाँ पे दिन रात हमसे बड़ा होता है या छोटा होता है, कोई ऐसा है क्या जिससे हम छोटा होता है दिन रात। इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। ये ऑब्जर्वेशन हेल्प करेगा आगे किसी और चीज़ को समझने में, नॉट नेसेसरी कि एग्जाम में आए। दैट द फैक्ट्स, केस इज नेवर इंटरेस्टेड इन, बट आई विल आस्क यू टू दैट एटलीस्ट जस्ट डेवलप अ व्यू, वो क्या रहा है, ठीक है? और ये बताओ कि कभी भी, और रात इस बात पे डिपेंड करती है कि तुम्हें याद करना है कि अगर मान लो कि अपने आप रोटेट करे 1 साल में, तो हमारे अनुसार जो टाइम है 1 साल लगा इसको रोटेट करने में, कितने का दिन कितने का रात? 6 महीने का दिन, 6 महीने। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका आधा हिस्सा पे दिन होगा, आधे हिस्से पे रात होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे बिलियन ऑफ ईयर लगे या फिर 10 सेकंड में हो जाए। ठीक है? आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो, अच्छा पृथ्वी की तो रिवॉल्यूशन रोटेशन की है, ये बढ़ रही है घट रही है? समय के साथ दिन रात बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। ये बात समझ में सबको आ गई? ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे कि व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इफ इट इज इंक्रीजिंग, इफ इट इज डिक्रीजिंग। अगर बढ़े तो क्या होगा, घटे तो क्या होगा, और स्टॉप हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? दिन रात सेम रहेंगे? आधे पृथ्वी पर दिन रहेगा और आधे पे रात रहेगा परमानेंटली। फिर लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करेगी? वाले में। जरूरी नहीं है, नाइट वाले में भी हो सकती है। हम बता देंगे कैसे। अल्टीमेटली यू नीड हीट एनर्जी। सपोज आपको खाना मिले, बाकियों को ना मिले, तो मतलब ये है कि आपका जो पड़ोसी वो मर ही जाएगा। होता है कि आप दे दो उसको, हेल्प कर दो। मीन्स देयर इज ए मीन्स टू ट्रांसफर दैट हीट एनर्जी टू अदर पार्ट्स एज वेल। ट्रांसफर कर सकते हैं ना। हाँ, उतना इफेक्टिव नहीं होगा, जैसे एक आदमी खाने में 2 लोग खाएंगे तो दोनों मेरे जैसे हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे किस तरह से हमारा पृथ्वी है। आप पृथ्वी देखते हो, सोलर एनर्जी सबसे अधिक कहाँ पे है? ट्रॉपिकल जोन में। लेकिन पोलर रीजन में भी लोग रहते हैं, है ना? वहाँ तक हीट एनर्जी कैसे जाता है? वही सन वाले की हेल्प से। 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात होता है ना पोलर रीजन में। देखेंगे कैसे। वहाँ पे सर्वाइव करते हैं नहीं लाइफ, जनसंख्या कम है। देर इज मीन्स ट्रांसफर द हीट फ्रॉम सरप्लस रीजन टू डेफिसिट रीजन, जहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा है वहाँ से कम ऊर्जा की तरफ हीट ट्रांसफर हो जाता है। हो गया ये पृथ्वी रोटेट कर रही है। देखो यहाँ आधे में क्या है, दिन, और आधे में रात। तो इस पृथ्वी पे ही अगर तुम घेर दो पूरा सर्कल, सर्कल क्या बोलेंगे? सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है? डन। क्या करने में दिक्कत? क्यों? तो वहाँ पे
तो दो प्रकार गतियां हैं, कौन कौन सा रोटेशन है? घूर्णन या परिभ्रमण या दैनिक गति भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? परिक्रमण या वार्षिक गति। अगर तो घूर्णन वही बात है जो इंग्लिश में लिखा था पहले, 24 आवर। यहाँ भी कितना? 24 आवर। कितना स्पीड इसका कितना है इक्वेटर के पास में? लाइक मान लो तुम इक्वेटर बैठे हो, 24 घंटे में तुमने कितना दूरी तय किया? तब कितना दूरी तय किया 24 घंटे? 2 पाई आर। आर कितना है? लगभग 6400 किलोमीटर। कैलकुलेट करो कितना आएगा, क्या है क्लास में? 40,000, 70 से 40,075 के आसपास। 40,070-75। गॉट इट? ये हो गया डिस्टेंस पूरा। अरे स्पीड कितनी हो? 1000 तो नहीं हो। अगर 40,070 सरकमफ्रेंस है टोटल, और टाइम कितना लग रहा है? 24 आवर। गलत हो गया। ये कहा था कि एक बार कैलकुलेट कर लो, 1 मिनट लगता है, फिर तुम्हारा हमेशा के लिए तुम्हारा अपना हो जाएगा, तुम लोग याद करते रहते हो। 1670 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाते हैं। 1600। वैसे कैलकुलेट करोगे टू बी स्पेसिफिक, एग्जैक्ट लोगे रेडियस तो वो आ जाएगा 1667। बट आपको ध्यान के रखना, लगभग 1670 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हम लोग मूव कर रहे हैं। एग्जैक्ट जब लोगे इक्वेटर ये रेडियस तो अर्थ का एग्जैक्ट रेडियस, नॉट 6400। क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1670 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हम मूव कर रहे हैं एज पर आर रोटेशन। ठीक है, ओनली रोटेशन आई एम सेइंग, हमने रिवॉल्यूशन काउंट नहीं किया है। अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो हो जाएगा लगभग 29 पॉइंट समथिंग 7 है, 29.7 किलोमीटर पर सेकेंड है वो। लेकिन आपको मोटा मोटी याद रखना है कितना? 30 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से रिवॉल्यूशन वाला स्पीड काउंट करेंगे। डन। ऑल अबाउट योर रोटेशन। कोई पूछे आपसे कि दिन रात होता है वो रोटेशन से रिवॉल्यूशन से? सिंपल सी बात। डन। रिजल्टेंट काउंट कर सकते हो जब वेलोसिटी की बात करोगे। ध्यान रखना इतना ही नहीं है, और भी है। बस अर्थ इट सेल्फ और सन जो है वो भी अपने गैलेक्सी के चारों तरफ जा रहा है। ठीक है? सिर्फ यहीं पे नहीं हो रहा है ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे होते होते यहाँ भी जा रहा है। ये एक मोशन है। बट वाई डू वी फाइंड आवर सेल्फ एज ए स्टेट ऑफ रेस्ट? तो रुक के से महसूस करते हैं ना? क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये पता होना चाहिए। वाई डू वी फील लाइक वी आर एट द रेस्ट, नॉट ए स्टेट ऑफ मोशन? क्यों वे क्यों है प्रेग्नेंट? भी तो लगातार लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। अगर मैं इक्वेटर बैठे इंसान की बात करूं तो 24 घंटे में वापस वहां आ रहा है ना, लगभग 1670 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है वो। ऐसी परिस्थिति में इंसान अपने आप को करता है क्या कि मैं मूव कर रहा हूँ? तो अपने आप को स्टेट ऑफ रेस्ट में पाते हैं। क्यों? इसका आंसर पूछ के आपसे। बड़ा अच्छा आंसर था, लॉज ऑफ मोशन। दो बातें, तुम लिफ्ट में हो और लिफ्ट मान लो 100 तले से नीचे आ रही हो, लेकिन तुम हाई नेचर में जो लिफ्ट में और लोग खड़े हैं वो सब रेस्ट में हैं। भी कहने का मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? खुद हो या वो लिफ्ट है? जब तुम बाहर से कोई बैठा देखता है उसको, लिफ्ट नीचे आ रही है। एक बात ये, एक बात कह सकते हो, पहला कह सकते हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अपने आप को ही मान लेते हैं, पृथ्वी को ही मान लेते हैं। आधार का जो स्पीड है तो हम काउंट कर नहीं पा रहे हैं। तो ये बात समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, वाई डू नॉट फील, हम लोग ऐसा महसूस क्यों नहीं कर पाते ये रफ्तार को? कारण, अगर ऐसा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका?
जैसे कि आप लोग गाड़ी में बैठे होते हो, जब एक खास रफ्तार में होती है तो आपका एक स्टेबिलिटी बन जाती है उसके साथ में, लेकिन जैसे ही उसके मोशन में बदलाव आता है, कैन यू फील द मोमेंट स्पीड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, आपको महसूस होता है ना रफ्तार बदलाव चेंजेस। तरीके से जब हम किसी प्लेनेट की बात करते हैं तो वो एक अपना लगभग कांस्टेंट कर रहा है, कोई बदलाव ब्रेक तो लग नहीं रही है, ने उस अपने आप को उसके साथ में मोमेंटम के साथ में एडजस्ट कर रखा है। डोंट फील दैट। अगर स्पीड में बदलाव होगा तो आपको महसूस होगा। वैसे स्पीड में बदलाव हो रहा है कि नहीं? वेट करो, आप बताओ क्या बोल रहे थे। देखिए उन्होंने वही कहा ना, जब तक स्पीड में कोई बदलाव नहीं होता हम उसमें महसूस अपने आप को नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे कि कुछ हम मोशन में है या फिर कुछ। आप बताओ दूसरा क्वेश्चन। आप बात समझे ना जो मैंने, हाँ, बात एक ही हो गई, आपने घुमा के उस बात को कह रहे हो। अब मैंने बताओ पृथ्वी का मोशन धीरे धीरे स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, कितने समय में? जैसे कि स्पेसिफिकली आप लोग कभी भी चाइना डैम या कुछ, और फिर हो सकता इतना बड़ा है, और पृथ्वी के मटेरियल को लेकर के तुम पृथ्वी पे ही लगाओगे तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहने का मतलब एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मान लो कहीं माउंटेन है तो ओशन है पृथ्वी, अचानक से तुम उनका प्लेसेस चेंज कर दो, क्या? अभी मैं क्या बता रहा था, अभी जहाँ पे माउंटेन है और जहाँ ओशन है, अचानक से उनको और रिप्लेस करना शुरू कर दो तो ऑफ कोर्स उसमें वेरिएशन आएगा। अब मान लो कि तुम्हारे एक तरफ कंधे का भार है 1 किलो, इधर भी 1 किलो, लेकिन उठा के यहाँ से यहाँ ही 2 किलो, महसूस तो करोगे थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन। और कहीं ना कहीं हमारा अर्थक्वेक आने का भी कारण होता है कि जैसे डैम बन गया, बातों को स्पेसिफिक करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अर्थ की स्पीड की बात कर रहे हैं स्लो होने का, तो अर्थ की जस्ट बिकॉज कि हम थोड़ा सा वजन बढ़ा देते हैं पृथ्वी, सेंटर ऑफ मास चेंज कर देते हैं, प्रिमोर्डियल हीट कम होना, तो वो भी एक वजह हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन मेजर कारण क्या है? सन का मास कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? लगभग 40 लाख किलोग्राम प्रति कम हो रहा है। क्या समझ में आया? जब मास कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम या ज़्यादा? ग्रेविटेशनल फोर्स कम। ये जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस है ये करीब आएगा या दूर जाएगा? तो अब इसके बताओ, इस टोटल एनर्जी क्या हो रही है कम, फोर्स क्या हो रहा है कम, ऐसे केसेस में मूवमेंट है वो धीरे स्लो या फास्ट? बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमारा लाइफ छोड़ो कई जनरेशन का लाइफ गुजर जाएंगे ये आगे फैक्ट चल कर साल में 1 सेकंड का डिफरेंस, करीब 3 लाख साल में। इस तरह से तो यू नॉट काउंट इट, गॉट इट? तो जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, बड़े बड़े पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, टॉप फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में आंसर करना है। क्लियर है? आगे बढ़ो, हो गया ये? क्या है सनलाइट? डे एंड नाइट। वो एक्सिस है, एक्सिस टिल्टेड है। नहीं टिल्टेड क्यों है पूछ रहा हूँ। मान लो बिग बैंग हुआ होगा तो कई सारी चीज़ें ब्रेक हो गई होंगी, अब यहाँ पे मान लो बन गया पृथ्वी, हम मार्स, ऐसे कुछ कुछ बन गया होगा, ये सब सीधे होंगे ना एक तरह से ब्रेक होने के बाद। ये टिल्ट कैसे हो गया? क्या राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल्ट? क्या? कि
देखो, सच ये है कि किसी को नहीं पता है, लेकिन एज पर मेजोरिटी ऑफ द जोग्राफर्स उन्होंने ये एक थ्योरी दिया है कि मार्स का जो साइज है बड़ा है छोटा है पृथ्वी से? मार्स बड़ा है। कल तुम लोग साइज के हिसाब से बताना, ध्यान से सुनो, होमवर्क लिखो। साइज के हिसाब से तुम बताओगे। सन को छोड़ दो, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, प्लूटो भी ले लेना तुम, 9 कर लो, शेप वाइज अरेंज कर देना कि कौन कितना बड़ा, कौन मतलब एग्जैक्ट या नहीं, सिर्फ कौन सबसे बड़ा, छोटा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, ठीक। मुझे कल बताना। अब सुनो ध्यान से। जो थ्योरी है ये कहती है, ये कहते हैं बिग बाइंड थ्योरी। क्या हुआ कि मार्स के आकार का ऑब्जेक्ट पृथ्वी से टकरा गया करीब 4 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 के आसपास। टकराने की वजह से पृथ्वी का क्या हुआ, एक हिस्सा टूट के बाहर निकल गया, जिससे मून बना, तो चंद्रमा। जैसे जो हमारा, ने सुना होगा, पैसिफिक ओशन है ना सबसे बड़ा, पूरा पृथ्वी का एक पीछे वाला भाग देखो तो, एक भाग, तो वो निकल कर क्या बन गया, मून बना। और पृथ्वी के मोशन में, अच्छा कोई चीज़ लगातार कांस्टेंट मोशन में हो, लट्टू देखा है, लट्टू नाचते हुए, अगर वो नाच रहा है उसे थोड़ा सा तुम टच कर दो तो इंक्लाइंड भी नाचता रहता है। गौर किया, क्योंकि उसका अपना क्या होता है, एक मोमेंटम होता है, तो मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो लट्टू नाच रहा है ऐसे सीधा, अगर तुमने इसको छेड़ दिया, ऐसे कर दिया, तो ये ऐसे ही नाचता रहता है। हाथ देखोगे ऐसे ऐसे करके नाचता रहता है, कह रही है, बट वो रुकता नहीं है। का क्या हुआ, एक्सिस चेंज हो जाता है ना, पहले एक्सिस ऐसे था, फिर एक्सिस कैसे हो गया, ऐसे हो गया, बट अपना नाचता रहता है ये। इस तरीके से पृथ्वी सब तो नाच रहा था अपना, लेकिन एक ऑब्जेक्ट टकराया और उसका क्या हो गया, टिल्ट हो गया। बात समझ में? ऐसा माना जाता है, इसका कोई हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, क्योंकि जब तुमने पूरा जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, तुम्हें कहीं से भी इस बात का आइडिया लगा कि पैसिफिक ओशन कैसे बना होगा, इंटायर जियोमॉर्फोलॉजी। बस जियोमॉर्फोलॉजी क्या कहता है हमारा, कि भू आकृति में होने वाला कोई भी परिवर्तन, या कोई भी भू आकृति कैसे बना, ठीक है, भू आकृति कैसे बना, बात समझ में आई? एक्सप्लेनेशन कौन करता है? मैंने आप लोगों को कहा था ना, कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन, आंसर करो मुझे, पैसिफिक क्वेश्चन कैसे बना। ये बात समझ में आ गई? बस तो फिर करो, आगे बढ़ो। ऑफ कोर्स माइनर माइनर इफेक्ट पड़ेगा। मान लो तुम डांस कर रहे हो, चक्कर काट रहे हो ऐसे, ठीक है, तुम्हारे एक तरफ के, मान लो यहाँ पे रखा है 1 kg, एक यहाँ पे रखा है 1 kg, एक उठा के यहाँ रख दूँ, वेरिएशन आएगा नहीं, सिंपल सा आएगा। इम्बैलेंस, इसको बोलते हैं आइसोस्टेसिस। क्या बोलते हैं, मतलब आइसो मतलब सेम, स्टेसी मतलब स्टैटिक, मतलब बैलेंस बनाए रखना। पृथ्वी अपने आप को बैलेंस बनाए हुई है, कि बैलेंस में किस तरह का जो परिवर्तन होता है, चलिए होता हो रहा है, होना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे कि हिमालय का हाइट बढ़ रहा है, एक रीजन में वजन बढ़ रहा है, घट रहा है। अब आपसे क्वेश्चन की स्प्रेडिंग है, जो पढ़ लिया पूरा, वो स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, स्प्रेडिंग स्लो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या एक कारण ये भी है कि जब कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे माउंटेन का निर्माण होता जा रहा है धीरे धीरे, तो उसका वजन बढ़ता जाएगा, प्लेटें भारी होती जाएंगी, तो भारी प्लेट को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए उसको मूव कराने के लिए, और ऊर्जा पृथ्वी की क्या हो रही है, कम। वन ऑफ द रीजन एज वेल। बाय द वे, चाइना डैम बना कहाँ रहा है, चाइना डैम बना कहाँ रहा है, कहाँ पे, कौन क्षेत्र में? अच्छा, उस डैम से ऐसा हो रहा है, फंस जाओगे। उस डैम को बोलते हैं रन ऑफ द रिवर डैम, में कोई खुदाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस वो रिवर जो फ्लो करता है पानी, पानी की स्पीड को यूज करके, जैसे टरबाइन लगा दो, नाचना शुरू कर देगा। वहाँ पे 4 डैम बनाए जा रहे हैं ऑलरेडी, 4 ऑलमोस्ट बन गया है वो, से नहीं,
जाकर होमवर्क करो, अगर तुमने पढ़ लिया चाइना डैम, देखो कि कौन सा डैम बना रहा है। थोड़ा सा जब बड़ा स्ट्रक्चर है तो यू शुड गो थ्रू बट हालांकि दिस इज, मतलब ये चाइना ऐसा कहता है दैट आई एम कंस्ट्रक्टिंग देयर रन ऑफ द रिवर डैम। तो कहते हैं कि ऐसा करो कि हमें एक बार देखने दो वहां पे जा करके, नॉट अलाउड। कलर से तो हमारे परीक्षण भी पकड़ने की कोशिश की हुई, लाइट यूज किया गया था। दिमाग जहाँ होता है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दे आर नॉट अलाउिंग इट। और उसका डेटा देने के लिए पता हमें कितना देना पड़ता है? लगभग ₹1 करोड़ पर मंथ वी पे चाइना, दैट वी विल हैव डेटा दैट हाउ मच वाटर इज देयर, क्या उसका स्पीड रहेगा, कितनी मात्रा में पानी आएगी, जिससे हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न को बचा सकें। हमारी मर्जी, मान लो तुम्हारे टेरेटरी से मेरे यहाँ कुछ आ रहा है, मेरे तुम्हारे यहाँ जा रहा है, नेगोशिएशन। चाइना चाइना है, चाइना चोर है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। चलो, कोई इसमें डाउट? तो ये टिल्ट हो गया था। पहला रोटेशन की वजह से क्या होगा? दिन और रात होगा। और अगर ये टिल्ट हो गया तो क्या होगा? अगर टिल्ट ना होता और टिल्ट हुआ, दोनों में फर्क क्या हो जाएगा? दिन रात तो फिर भी होता। अच्छा, एक आंसर अच्छा मिला कि पोलर रीजन में आपका 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात होता है बिकॉज ऑफ टिल्टेशन। और क्या? आपके पास जो सीजन है अलग अलग, सीजन ना होते अगर टिल्टिंग नहीं होता, क्योंकि सीजन का हमारा मेजर कॉन्सेप्ट होता है टेम्परेचर के साथ में। जब सूर्य की रोशनी ज्यादा तो गर्मी, मॉडरेट तो स्प्रिंग वगैरह आ जाता है हमारा जो ट्रांजिशन फेज है, और कम ठंड का मौसम होता है। बात समझ में आई? तो सीजन हैज टू डू विद द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। जैसे यहाँ पे इंक्लाइंड है या नहीं? अगर ये ऐसे होता तो इस तरह से हो रहा होता कॉन्स्टेंटली। यहाँ पे हमेशा क्या होता है? गर्मी ज़्यादा, धीरे धीरे गर्मी कम होती जाती है यहाँ तक, यहाँ तक, और बस यहीं पे क्या होता? सनलाइट। इस तरफ क्या होता पूरा? क्लियर हो गया हमारा? बट ये है क्या? टिल्टेड। होगा चेंज? क्लाइमेट कहाँ बताया मैंने? सीजन बताया। ग्लोब लाओ तुम लोग फिर से। आज की क्लास में तो बहुत जरूरी था। हाँ देखो ध्यान से, तुम्हारा सीजन समझा देता हूँ मैं, वेट करो। हो गया अभी? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है? सनलाइट 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे लगातार क्या होगा? हमेशा। यहाँ पे ठंड का मौसम आएगा कभी? कभी भी? बताओ। जैसे तुम यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर जाएगा आते आते, यहाँ पे हमेशा लाइफ टाइम मॉडरेट ही रहेगा ना? ऋतु बदला उसमें है, वही है मॉडरेट। अगर मान लो कि मार्च जैसा इसका मौसम है, मार्च जैसा रहेगा हमेशा, चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी लगातार सेम ही अमाउंट में आ रही है, यहाँ पे सेम अमाउंट में आ रही है। लेकिन अगर ये टिल्ट हो जाए, मान लो टिल्ट हो जाए, फिर क्या होगा? टिल्ट हो गया तो यहाँ वाले मान लो आना पड़ा गया लगातार 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे क्या हो गई? गर्मी। और यहाँ थोड़ा कम हो गया टेम्परेचर, क्योंकि टिल्ट हो गया, इस तरह से हो गया, इमेजिन करो। ठीक है, इस तरह से हो गया तो यहाँ वाला पार्ट में अंधेरा, और ये वाले पार्ट पे लाइट आ जाएगा। और चूंकि ये टिल्ट हो गया इस तरह से, सपोज ये सन है, ये टिल्ट हो गया, इस वाले पार्ट पे क्या होगा? गर्मी। पार्ट पे सन। बट रिवॉल्व भी तो कर रहा है ये साथ में। और जब ये पार्ट यहाँ आ गया, नीचे वाले पार्ट पे क्या हो गया अब? गर्मी। ऊपर वाले पार्ट पे क्या आ गया? समझ में आई टिल्टेशन का इम्पैक्ट? और जब ये यहाँ हो और यहाँ हो, ऐसे केसेस में थ्रू आउट अर्थ इक्वेटर पे आ रहा है ना इसका सनलाइट, सीधे की ओर, सीधे यहाँ पे तो इधर आ रहा है, और यहाँ पे इधर आ रहा है। लेकिन जब ये यहाँ है या फिर यहाँ हो, ऐसे केसेस में फिर क्या हो रहा है? सनलाइट आ रहा है पूरा प्रॉपर। इस केस में हमारा वही होगा जो मॉडरेट टेम्परेचर आएगा ना, जैसे कि बताने वाला हूँ मैं, इक्विनॉक्स बोलते
है विसुव, हाँ नंबर, ये टिल्टेड है, कितना टिल्टेड है? एक क्वेश्चन पूछ दो, मान लो भी पूछा नहीं यूपीएससी में, पूछ सकता है, इसका जो टिल्टेशन है वो कांस्टेंट है, उसमें भी चेंज हो रहा है? पृथ्वी का जो टिल्टेशन है, इट्स चेंजिंग और इट इज एट कांस्टेंट? चेंजिंग है ना? बताओ इसका टिल्टेशन कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है? बट लट्टू का आधार होता है पृथ्वी का, कौन सा आधार है? इसका आधार क्या है? सन। क्या एक्सिस सन की तरफ जाना चाहिए या फिर सन जाना चाहिए? मतलब बैलेंस होना चाहिए और बैलेंस बिगड़ना चाहिए। अल्टीमेटली अर्थ का एक्सिस रोटेशन में फर्क आ रहा है, बट वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अच्छा होता जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और फिर अपने वही डिस्ट्रक्शन वाले कंडीशन में आ जाएगा, एक तरफ दिन एक तरफ रात, या फिर वो तो अभी भी है, लेकिन जो सीजन में वेरिएशन है वो नहीं होगा। अगर ऐसे हो जाए पृथ्वी टिल्टेड ना हो तो क्या होगा? अभी टिल्टेड था, ऑलरेडी मूव कर रहा था इस तरह से, कोई आया ऑब्जेक्ट टकराया, ये ऐसे हो गया, फिर अपना रोटेट कर रहा है अपना इस तरह, पोल्यूशन कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ऊर्जा कम होगी वैसे वैसे ये क्या होगा, नॉर्मल स्टेट में आता जाएगा। जब ऊर्जा कम होगी तो क्या होगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ध्यान रखना, एक फैक्ट के रूप में अभी तक पूछा नहीं गया किसी भी एग्जाम में, जाए तो क्या बताओगे? टिल्टेशन समय के साथ, मतलब कि जो 23.5 है धीरे धीरे क्या होगा, जो हो जाएगा, कितना, क्या पर ईयर में नहीं काउंट कर सकते? जैसे कि तुमसे कोई तारा हमसे कितना दूरी पे है, किलोमीटर पर आवर में बताओगे क्या? लाइट में बताओगे। इसी तरीके से इतनी कम है जो हम लोग बिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे इसको सीधे, मात्र 23 है और ईयर बिलियन है, तो काउंट कर लो तुम। ऋतु किसकी वजह से होता है? ऋतु किसकी वजह से होता है? टिल्टेशन की वजह से, क्लियर है? कितने ऋतु हैं भारत में एज पर हिंदू कैलेंडर? ए, हमारा हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार कितने? वो हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग क्लाइमेटोलॉजी बेसिस में, पूरा हिंदी ही पढ़ना हमें, चैत बैसाख मास जो पढ़ते हैं ना उसको ब्रेक करना है, सावन भादो। मानसून में मैं आपको जोड़ दो, ये हो गया। एक्सिस पे टिल्टेड है, इस घटना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी, याद रहेगा? क्या बोलेंगे? देखो नाम क्या था उसका, जो मार्स साइज ऑब्जेक्ट था, क्या? इट इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, जो ये भी दिया गया है, बस इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। ठीक है? कितने लोगों से जब तुम ये बात कर रहे होगे, दे विल नॉट अग्री, यू नीड नॉट टू डिबेट, डिबेट करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक थियरी है, जोग्राफर्स ने दिया था कि ये थिया नाम का एक था, मार्स के बड़ा साइज का, टकरा गया पृथ्वी से, उसका एक हिस्सा ब्रेक करके मून बन गया और ये टिल्टेड हो गया। जैसे उन्होंने कहा सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाए, पहले मान लो चारों तरफ इसका सेम था अमाउंट, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा था, अचानक से ये मास का मास कम हो गया, हो सकता है कि इस तरफ टिल्ट हो जाए जहाँ ज़्यादा वजन हो। डन? सेंटर ऑफ मास वेरिएशन होगा इसलिए, बट ये वर्ड यूज नहीं करना है आपने, आप पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए और आपका काम है जनरल स्टडीज, ऐसा जो लेमैन को भी समझ में आए। क्लियर हो तो फिर तुम क्वेश्चन तुम बताओ। हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा पूरे बॉडी में? कमर से ऊपर है कमर से नीचे? अगर तुम हॉरिजेंटल लेटे पड़े हो तो कमर से नीचे होगा।
तो सबसे भारी पार्ट कौन है बॉडी का? अब मैं बायो नहीं पढ़ाऊंगा, फिर कल। और वही भारी है, यूज करना। डोंट लेट इट बी अनयूज्ड। क्वेश्चन का आंसर करो। वाई आर डेज ऑलवेज लॉन्गर देन द नाइट्स एट इक्वेटर? बेटे छोड़ो, जहाँ दिल्ली में हो, दिन बड़ा होता है कि नहीं एज कम्पेयर टू राइट? राइट। क्यों होता है? क्या हिंदी बताऊं? दिन बड़ा क्यों होता है रात के कंपैरिजन? रात के सापेक्ष दिन बड़े क्यों होते हैं? बताया। उत्तरायण की वजह से। तो दक्षिणायन भी होता है क्या? नॉट राइट। स्पीड ज़्यादा है इक्वेटर पे, लेकिन लगता 24 आवर ही रहा है ना उसको। मान लो ये पृथ्वी हो गई, ये पॉइंट यहाँ पे, ये घूम के इसको वापस यहाँ आने में कितना लगा? 24 आवर। तो 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात होना चाहिए। लेकिन दिन बड़ा क्यों होता है, रात छोटा क्यों होता है इक्वेटर के पास? नॉर्थ और ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है, तो ये हमेशा ऐसे रहता है क्या पृथ्वी? फिर तो ये गलत आंसर हो गया। हाँ, सब गलत बता रहे हो। अच्छा मानो, सुनो ध्यान से। वेट वेट, मैंने यहाँ से टॉर्च जलाया, ठीक है? सामने तो लाइट होगा, और तुम सब जानते हो कि प्रकाश की किरणें सीधी जाती हैं, लेकिन सिर्फ वहीं होगा और बाकी तरफ बिल्कुल कूप अंधेरा, कि थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, लाइट रिफ्लेक्ट होता है नहीं, रिफ्रैक्ट होता है कि नहीं? मीडियम जब चेंज होता है तो उसका क्या सेम रहता है डायरेक्शन, या उसमें चेंजेस आते हैं? बात समझ में आए? मान लेते हैं हम लोग, सपोज यहाँ पे ये हमारा पृथ्वी है, और यहाँ पे हम लेते हैं सनलाइट। कहाँ गया सन? चलो, यहाँ सनलाइट है। जब ये सनलाइट सपोज यहाँ बैठे हो, तुम्हें दिख रहा है सन ना? अगर तुम यहाँ आ गए, सनलाइट तो कहाँ से कहाँ निकल जाएगा? यहाँ। यहाँ बैठे इंसान को दिखेगा क्या? ये क्या हो गया, ये सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन हो जाएगा यहाँ पे। इस तरफ दिन, इस तरफ रात। सनलाइट यहाँ से ऐसे गुजर जाएगा। अगर एटमोसफेयर ना होता तो? अब एटमोसफेयर है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, गैस पार्टिकल्स भी हैं। ये गैस पार्टिकल्स लाइट अप होंगे कि नहीं? और ये जो था हमारा मीडियम अलग, और ये मीडियम अलग। ऐसे केसेस में सन ऐसे हो सकता है कि सन ऐसे भी लाइट, कुछ रिफ्लेक्शन होगा। अगर सनलाइट अगर ऐसे हुआ यहाँ पे, तो यहाँ बैठे को सन कहाँ दिखेगा? राइट और रॉन्ग? सिर्फ रोशनी दिखेगी, सन नहीं दिखेगा। मुझे कैसे देख पा रहे हो बताना? मैं लाइट दे रहा हूँ। इसका मतलब कि आपकी लाइट यहाँ तक आई और वापस टकरा के गई, जहाँ से लाइट जाएगी वहीं पे देखोगे। बात समझ में आई? जहाँ से लाइट जाएगी वहीं देखोगे ना। अब जैसे की बात नहीं करूँगा मैं, वो वेव पार्टिकल और जो मास होता है ना हमारा, एक कहते हैं कि वेव है और दूसरा कहते हैं पार्टिकल है। इतना फास्ट चेंज हो रहा होता है। तुमने मेरे को मान लो यहाँ लाइट टकराई, जब तक तुम्हारे पास गई मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। मान लो मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊँ कहाँ? यहाँ पे। तो कई बार हमें स्टार्स के स्कैन करने में दिक्कत क्यों होता है? लाइट कई प्रकाश वर्ष दूर है ना, लाइट तो गई, टकराई, जब वो मान लो कि 5 सालों बाद आई हमारे पास, तो 5 साल बाद वो पता नहीं कहाँ पे है। बात समझ में आई? ध्यान रखो, लाइट तुम्हें वहीं दिखती है, जैसे अगर तुम यहाँ बैठे, तुम्हारे यहाँ पे लाइट आती हुई तो तुम्हें दिखेगा। और चूंकि ऊर्जा कम होगी तो कैसा दिखेगा? रेड या वायलेट या ऑरेंज येलो?
क्या बोल दिया? ठीक है। जैसे जैसे ऊर्जा कम होती जाती है, वो एकदम डार्क प्लेनेट का तो रेड रेड हो जाता है, जब चीज मरने वाला होता है लाल हो गया। सूर्य सुबह सुबह कैसे दिखता है? रेड। ऊर्जा कम है ज़्यादा? हाँ, डूबते हुए कैसा दिखता है? कम। तो याद रखना, जब एनर्जी घटता है तो रेड की तरफ, और जब एनर्जी बढ़ेगा तो ब्लूइश की तरफ, या वायलेट कह लो, एक्सट्रीम। जैसे तुमने गैस कटर देखा है, गैस फ्लेम, जब गैस फ्लेम जलता है शुरुआत जलेगा लाल से, जैसे जैसे उसकी तीव्रता बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे मतलब ऑरेंज टाइप होगा, येलो होगा, और एक्सट्रीम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वायलेट। को भी काटता है, देखा होगा तुमने। अब ये मैं यहीं ख़त्म नहीं करूँगा, इसको पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लास में, 2 क्लास में आ जाएगा। कम से कम सैकड़ों क्वेश्चन का आंसर करना है। आता है ना रेड कलर से, डॉक्टर का सिंबल, प्लस साइन, एम्बुलेंस, क्या कारण है? रेड हमारा लगा है लाइट पे, कि वो रेड कलर की क्यों है? सबके पीछे का सबका एक ही आंसर है। अभी इस बार आया था आपका क्वेश्चन, फ्रिक्वेंसी सबसे कम है या ज़्यादा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था आर ओ में, आर ओ में। अभी जो परसों तरसों एग्जाम हुआ था संडे, ये क्वेश्चन आया था। लोग इसको रट जाते हैं। आप ये जानो कि आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। आप जीवन में कभी भी कभी आंसर सब प्रेस दे रहे होगे विद एक्सप्लेनेशन। हमारे 2 दिन के अंदर आने वाला है, अभी डिस्कस। हर वो चीज़ जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, सेटेलाइट से जो आ रही है हमारी, सब में कोई ना कोई तो वेव ही होता है ना। या तो वो माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव हो, रेड हो, वो लाइट वाला हमारा हो, पी रेज हो, गामा रेज हो, बीटा रेज हो, अल्फा हो, सब हम लोग क्लास में यहाँ कंप्लीट कर देख लेंगे। इंटरनेट यूज़ कर रहे हो उसमें कौन सा यूज़ हो रहा है, ऑल डिटेल। डन। आंसर कर सकते हो? वाई डेज आर लॉन्गर देन द नाइट। एक वर्ड में बताओ, एक वर्ड में क्या है? एक वर्ड में, बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। अब तुमने पढ़ा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कब पढ़ा था? मृग मारीचिका सुना है? पता क्या उसमें? मृग तृष्णा, मृग मारीचिका। वाटर दिखता है रोड पे, तो क्यों दिखता है वो? एक एंगल होता है जिसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जैसे मैंने बताया था आपको, एक मास होता है जिसे बोलते हैं क्रिटिकल मास। इन ऑर्डर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मास कम से कम उतना होना चाहिए। इस तरीके से एक खास एंगल होता है, जिस एंगल पे अगर लाइट से टकरा कर रिफ्लेक्ट होगी, टोटली रिफ्लेक्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है उसका। का यूजेस आप पढ़ते हो इंटरनेट में, फाइबर ऑप्टिक्स। तो आपके पास इंफॉर्मेशन पास हो रहा होता है, उसके अंदर कोटिंग तरह से की होती है, 100% क्या हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। अदरवाइज पता, वहाँ से बोला मैं आ रहा हूँ, हमारे पास मैसेज आया, नहीं जा तो नहीं होगा, आ जा, ऐसा आ सकता है, तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसमें लॉस हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे टोटल नहीं होता है। रेगिस्तान में, उसके बाद भले आइस में, फिर रेगिस्तान में, फिर जैसे जैसे सरफेस हमारा डार्क होता जाएगा, रफ होता जाएगा, एक्शन कम होता जाएगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। जैसे कि ब्लैक है, सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो वाइट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। नोट कर लो। मध्य रेखा पर दिन हमेशा रात से बड़े क्यों होते हैं? बता चुका हूं ना मैं, अपवर्तन के कारण। एक शब्द में क्या बोलोगे? अपवर्तन। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे सनलाइट जा रही है यहाँ पे, अब ये निकल जाता है ऐसे। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो, एटमॉस्फेयर होने की वजह से बेंडिंग हो गई, कैटरिंग हो जाती है कई बार। ये तो अब ये बेंडिंग होने से यहाँ बैठे इंसान को कहाँ दिख रहा है सूर्य? यहाँ पे। लेकिन है कहाँ पे? सनसेट हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा डिस्टेंस ये और थोड़ा सा उस तरफ, इन क्या हो जाएगा, बड़ा। जैसे मान लो जैसे ग्लोब नहीं है, इमेजिन करो कोई बॉटल ही पकड़ा दो। देखो, मान लो इसको इमेजिन करो, ये स्फेयर है, कर सकते हो इमेजिन? क्या ये है ना स्फेयर? इमेजिनेशन इज मोर देन फॉर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। मान लो कि क्या है ये
फेयर है। ऐसे केसेस में जब इसके बिल्कुल पैरेलल में यहाँ पे हूँ, यहाँ तक लाइट आ रही है इशू, और हल्का उसका प्रकाश यहाँ तक आ रहा है, ये एकदम सेम है। थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ पे अंधेरा हो जाना चाहिए। वो क्या रहा है, लाइट जो यहाँ से चल रही होगी, लाइट हो क्या आ रही, नीचे आ रही है, थोड़ा सा तो पड़ रहा है उसको, लेकिन चूंकि एनर्जी कम हो गई, कैसे दिखेगा। अब आपसे कोई देसी आधार बना करके पूरी ज़्यादा चमकीला कहाँ से दिखेगा, इक्वेटर से या पोल से। चमकीला मतलब ज़्यादा ऊर्जा वाला, इक्वेटर से। हाँ, दूसरे में कहाँ पे तुम ऐसे सूर्य को देख सकते हो, बिल्कुल तुम्हारे सर के ऊपर। 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, क्योंकि यहाँ पे साल में कम से कम एक बार तो सर के ऊपर आता ही आता है, होगा ना। कैसे भी बट डिस्कस करेंगे आगे फिर से। ऊपर जाओगे तो अब सूर्य ऐसे माथे पे नहीं आएगा, साइड से जैसे जाओगे धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, हॉरिजेंटल होता जाएगा। और जब तुम पोल के पास पहुंचोगे तो ऐसे दिखे, कभी भी ऐसे नहीं दिखे। हाँ तो वही तो आंसर कर रहे हैं सब लोग। हाँ हाँ। और सर के ऊपर 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, जितने भी पॉइंट हैं, ध्यान रखना पृथ्वी पर अगर मैं ऐसे बात कर दूं यहाँ पे, चलो पूछा तो जाओ, मैंने इसकी बात की है जीरो, 23.5 नॉर्थ साउथ। देखो मान लो कि सूर्य यहाँ पे 90 डिग्री पे है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे कैसे आएगा, इधर यहाँ पे आया, फिर धीरे धीरे कहाँ तक गया, यहाँ आया, फिर वापस क्या होगा, सूर्य की यही मूवमेंट होती रहती है ना। All the point on the Earth's surface between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn will experience at least once what? The sun at 90 degree overhead. Got it? और जहां कहीं भी 90 डिग्री पे सन का प्रकाश पड़ता है उसको बोलते हैं सोलर पॉइंट। क्या बोलते हैं। तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोलर पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, के बीच में। और एक चीज, दूसरी बात, कौन सा ऐसा पॉइंट है पूरे पृथ्वी पे जहां पे सूर्य की रोशनी 90 डिग्री पे 2 बार आएगा। सिर्फ अगर बात करो तो इस पूरे रीजन में, ध्यान से, एक साल की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन की नहीं, एक साल में सिर्फ ऐसे 2 हैं जहां पे एक ही बार आएगा। कौन सा, एक ये और दूसरा ये। एग्जाम्पल लो, मान लो यहाँ पे 21 जून को है, कब, 21 जून को है, यहाँ 21 मार्च, यहाँ 22 सितंबर, फिर यहाँ 22 दिसंबर, और यहाँ पे आया 21 जून, मतलब एक साल हो गया ना। एक साल के बाद ही आया उसके ऊपर। अदरवाइज यहाँ कोई भी पॉइंट की बात करो, यहाँ इसकी जाते वक्त भी आएगा और आते वक्त भी वहां आएगा। तो ये तो चमकीला कहाँ से दिखेगा, सबसे ज्यादा चमकीला यहाँ से दिखेगा, लेकिन यहाँ से भी दिखेगा, यहाँ तक के बीच में दिखता रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर हेड पे आएगा। ऊपर जाओगे तो फिर तिरछा दिखना शुरू हो जाए, स्लैंटिंग, स्लैंट रेज। डन। इसके 23.5 के बीच में, दोनों को छोड़ के ये क्वेश्चन यूपीएससी की सोलर पॉइंट, कौन से सोलर पॉइंट्स हैं जहाँ पे वंस इन ईयर सन ओवरहेड होता है ना। आंसर क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। करोगे आइए इसका तो मिल जाएगा। अब समझ में आ गया ना। फैक्ट्स कुछ जान लो, ऑलरेडी लिख चुके हो ना। देखो यहाँ पे 1 सेकेंड एवरी 10 ईयर्स, तुम पूछ रहे थे, फ्लो हो रहा है स्पीड, है ना, 1 सेकेंड एवरी 10 ईयर्स। डन।
What would happen if the earth did not rotate? अगर पृथ्वी रोटेट ना करे तो क्या होगा? लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा, जो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना हमारे हो रहे हैं वो सब अनस्टेबल हो जाएंगे, नहीं होंगे। और मौसम चेंज नहीं होगा, और सीजन चेंज नहीं होगा, और एक तरफ बर्फ पिघल जाएगा, दूसरी तरफ जम जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। बहुत सारी बातें लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। दिन रात, पृथ्वी का शेप कैसा है? क्यूबॉइड, कि अंडे जैसा। एक वर्ड है अनपैरेलल, अद्वितीय। जैसे किसी बड़े महान शख्सियत के बारे में बात की जाती है तो हम कहते हैं कि इसका कॉम्पिटिशन तौर से हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि भजन भी है राम के बारे में। राम कैसे हैं? राम राम जैसे हैं भाई, उनके जैसा कोई है ही नहीं ब्रह्मांड में। वैसे दूसरे दूसरे नजरिए से देखोगे, कैसे हो, नहीं जैसे हो, दूसरा तुम्हारे जैसा है ही नहीं ब्रह्मांड में। मिलता जुलता हो सकता है, जमाना गया जब 36 मिलते हो। देखो, मैं गुण की बात कर रहा हूँ, गुण सूत्र की नहीं। वहां पे लाने में शर्म आती है, पढ़ो डिटेल में अच्छे से। चक्कर में इतने क्राइम हो रहे हैं। बेटा चाहिए किसी को, बेटी चाहिए, बेटी पता नहीं नहीं चाहिए। ये क्या है? वर्टिकल ओवरहेड। यहाँ पे थोड़ा स्लैंट, यहाँ पे ज़्यादा स्लैंट। यहाँ पे ऊर्जा की मात्रा कम या ज़्यादा? बताओ। एनर्जी सरप्लस क्षेत्र कौन सा है? ये रीजन। ट्रॉपिकल क्षेत्र, डेफिसिट वाला। इस हिसाब से तो ये क्षेत्र लगातार गर्म हो जाना चाहिए था और ये ठंडा हो जाना चाहिए था। ऐसा हुआ है क्या? का मतलब यहाँ पे क्लाइमेट का रोल है। ओनली सनलाइट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज अदर एक्टिविटीज आर ऑल्सो हैपनिंग। वो देखेंगे कैसे? नहीं तो हमेशा ऐसा होता कि ये सरप्लस रहता और ये ठंडा रहता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो मेनी फैक्टर्स आर देयर, एक एक करके पढ़ेंगे क्यों। ये अच्छा क्वेश्चन। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा विजनरी टाइप का लग रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा देश है? सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। और पूरे सहारा डेजर्ट में लगा दे हम कौन सा पैनल? नॉट पॉसिबल, पहली बात। दूसरी बात, क्या सिर्फ और सिर्फ सनलाइट रिस्पॉन्सिबल है वहाँ डेजर्ट होने का? थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारा आंसर मिल जाएगा। हम लोग देख लेंगे कि डेजर्ट बनता ही कैसे। और मैं इतने आंसर बताऊंगा कारण जितने एग्जाम में किसी बुक में तुम्हें नहीं मिलेगा। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, लोगों ने इसका मॉडल आंसर लिख चुके हैं, बट फिर भी कई सारे पॉइंट मिस कर देते हैं। तुम्हारे पास एक एक पॉइंट होगा जुबान पे, और तुम फिर बता देना क्या होगा। ठीक है? एक चीज तुम वहां पे मैनेज कर पा रहे हो सोलर वो लगाने की वजह से, क्या? सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होकर के कन्वर्जन किस में हो जा रहा है? वो लाइट में। इसका मतलब नहीं कि वहाँ हरियाली हो जाएगी, बारिश होनी शुरू हो जाएगी। कौन सा ही ज्यादा हो जाएगा? कहाँ पे? तो सोल बस बस बस, बाद में। अभी टू द पॉइंट रहते हैं हम लोग, वरना हमारी बातें आगे निकल जाएंगी। एक बार ये भी सोचना जा रहा था कि जो तुम 2 4 10 साल के बारे में सोच रहे हो, एक सोलर पैनल का लाइफ कितना होता है? 24 to 26 ईयर। ये आज इंस्टॉल करोगे, लगभग 25 26 साल के लिए निश्चिंत हो जाओगे। उसके बाद क्या? हाँ, और वो कहाँ फेंकोगे उसको? वेस्ट आया। द वर्ल्ड इज गोइंग टू फेस अ ह्यूज क्राइसिस ऑफ पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ सोलर पैनल्स। आज लगा रहे हैं हम लोग, 22 साल के बाद बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। क्या ऑप्टिमिज्म। अभी तक नहीं सीख पाए हैं, जो हो चुका है ना, उनको ठिकाना लगाना समझते हो? कि नाक में दम कर रखा है कि हाउ टू एंड वेयर टू डिस्पोज इट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है इन्वायरमेंट में, खेल में। ये हो गया प्रभाव सारा। अब ये घूर्णन गति नहीं होता तो कोरियोलिस फोर्स होता।
अगर रोटेशन पृथ्वी नहीं रोटेट कर रही होती तो कोई कोरोलिस फोर्स होता, क्योंकि आगे पढ़ने वाले हम लोग क्या होता है बता चुका है एक बार क्लास में ना, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, आगे बताऊंगा फिर से दोबारा। व्हाट इज, ये रोटेशन चल रहा है हमारा, अब रिवोल्यूशन पे आ रहे हैं हम लोग। नाउ भी था ना, नाउ रिवोल्यूशन कितना दिन लगता है? तब छठी क्लास का एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो ना पूरा बेसिक? हाँ, 6 days 6 hours, 6 घंटे। लेकिन हम लोग अपने लिए क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए हमने 365 दिन कर दिया, तो उसका 6 घंटा जब ऐड करते हैं हम लोग तो फाइनली एक दिन निकल आता है। वो दिन कहाँ ऐड करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं फरवरी में? क्यों सबसे क्यों सबसे छोटा महीना है? क्यों छोटा महीना है वो? सिंपल सी बात है, कैलेंडर पहले उनका आया था कि पहले हिंदू कैलेंडर आया था? ज़्यादातर चीज़ें कॉपीड हैं हमारे यहाँ से, पढ़ते हो ना सितंबर दिसंबर जाके देखना, सब कॉपीड हैं। लेकिन अब वो हमारा तो बिल्कुल अलग होता है पंचांग के अनुसार, उनका अलग है तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, उनका एक मंथ छोटा जा रहा था, जब से छोटा था उसमें ऐड जरूर कर दिया एक को। लेकिन क्या सकता है कि कौन सा फॉलो करते हैं, सोलर लूनर कौन सा फॉलो करते हैं? व्हाट एग्जैक्टली वी फॉलो फॉर द कैलेंडर? सोलर करते हैं, ये सोलर वाला है ना, सोलर भी होता है। अभी भारत का कौन सा ईयर चल रहा है एज पर हिंदू कैलेंडर? अभी सरस्वती पूजा में बैठे थे, पंडित जी ने नहीं बोला 81, 81 होने वाला है शायद अभी, मार्च में 80 चल रहा है अभी। डन। वो वैदिक वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ना तो पूछना नहीं, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, जो कोणार्क मंदिर है जानते हो ना, और वो जानते हो सूर्य मंदिर में जो विल लगा हुआ है, वो होमवर्क कर लो, पक्का पूछने वाला है इस बार, बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये कह रहा हूँ मैं, वहाँ पे बकायदा कैलकुलेशन करके तुमको बिल बना है ना, बिल के जो आया बनता है धूप, वो देख के तुम एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो कितना हो रहा है बच रहा है। मैं डिटेल नहीं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा रहा, नहीं साइंस टेक पढ़ा रहा हूँ मैं, जाके होमवर्क कर लो, वहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। हाँ, जो बिल है ना, जहाँ पे गुजरात नहीं, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, ये होमवर्क कर लेना, ठीक है? हो गया ये? जंतर मंतर पे क्या है, ऑब्जर्वेटरीज कब बना था? मान सिंह सवाई ने, हाँ। कितने हैं? गलत। और कहाँ कहाँ है, होमवर्क कर लो। और भी हैं, होमवर्क कर लो। देख लेना, हिस्ट्री की बातें हैं, इधर आओ ध्यान दो। ये क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है? एक देखो 147 दिखा रहा है और यहाँ पे 152, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये पृथ्वी का क्या है, वह ऑर्बिट जिसके जिस पर पृथ्वी रिवॉल्व कर रही है, नहीं रिवॉल्व या रोटेट, रिवॉल्व कर रही है, ये रिवॉल्व कर रही है इस पे, ठीक है? तो एक समय इसको बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ, वृत्ताकार बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार नहीं है, क्या है, दीर्घवृत्ताकार, नॉट सर्कुलर बट एलिप्टिकल। क्लियर है? ऐसे केसेस में क्या होगा, एक बार नजदीक होगा और एक बार दूर होगा। जब नजदीक होता है उस घटना को क्या बोलते हैं, सौर या अपसौर?
ऑब्जर्व, ध्यान सुनो। पेरी हेलियन, एपी हेलियन, दो वर्ड हैं और आपको कंफ्यूजन होता है कि दोनों में से एक तो कोई है। एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो और कंफ्यूज कर जाते हो क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो याद कर लो, पी से पास होता है, तो पास है तो पेरी हेलियन, बाकी जो होगा क्या होगा, एपी हेलियन। पास याद रहेगा। अब बस ये कंडीशन कौन सा है बताना, ये वाला, ये अभी, ये क्या होता है, एपी हेलियन, और वो पेरी हेलियन, ध्यान रहेगा। तो तुम लोगों की जो प्रिपरेशन कई बार ऐसी होता है ना, यूपीएससी खूब अच्छे से पढ़ते हो तो यू फील लाइक यू आर वेरी क्लोज टू यूपीएससी, और तो दोस्तों के बर्थडे पार्टीज मूवीज के बाद क्या दिखता है, हैप्पी फीस का पार्टी करते होगे, इसलिए दूर पड़ जाते हो। आगे बढ़ो। हमारे अंदर इतनी ऊर्जा ऑलरेडी है, स्टिंग की क्या जरूरत है। देखो ये टिल्टेड है और थ्रेडेड नहीं है, वेट, समझ लो। ये देखो जून का कंडीशन, ये टिल्टेड है इस तरह से एक्सिस। ऐसे केसेस में सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा या सदर्न में, इस केस में नॉर्दर्न में ज़्यादा। इसका मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ में गर्मी का मौसम होगा जनरली, और सदर्न में क्या होगा, ठंडा। अब तुम बताओ कौन सा महीना चल रहा है अभी, फरवरी। अभी फरवरी देखेंगे आगे। जून के महीने में यहाँ पे क्या होता है, गर्मी होती है वहाँ पे गर्मी। और हमारे यहाँ गर्मी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, इधर है यहाँ, यहाँ पे ठंडा, तो वहाँ पे ठंड का मौसम, हर तरफ गर्म का मौसम। पूरी दुनिया में पूछा जाए समर या विंटर, ओवरऑल वर्ल्ड में कहा जाए, है तो दोनों, लेकिन डोमिनेंस किसका है। देखो डोमिनेंस हमेशा से नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रहता है। क्यों, जब लैंड मास देखोगे तो अगर ओशन के 5 हिस्सा कर दो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 3 लैंड है और 2 हिस्से में पानी, और सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो 3 हिस्से में पानी है और 2 हिस्से में लैंड है। मतलब थ्री फिफ्थ, 4/5, यहाँ से 3/5 एंड 4/5, 5 में से 3 हिस्से में ऊपर में लैंड है और नीचे 5 में से एक ही हिस्से में लैंड है, 4 हिस्से में क्या है, पानी है। ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली का डोमिनेंस होता है। तो हमारी तरफ अगर गर्मी है के महीने में कहीं भी बीच में अगर तुम्हें सिर्फ कहा जा रहा है कि गर्मी का महीना है, तो मतलब नॉर्दर्न की बात कर रहे हैं। ठंड का मौसम है मतलब हम नॉर्दर्न की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और कुछ गिने चुने कंट्रीज नीचे का नहीं है जब हम की बात करते हैं। वो क्यों कहना चाह रहा हूँ मैं, आगे आएगा, तुम कह देगा। वह दिन तो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, मैंने मान लो तुम्हें बताया, मैं उसको अगर कहता हूँ आयनांत या सॉल्स्टिस, एक वर्ड बताया तुम्हें, ठीक है। इसका मतलब सबसे बड़ा दिन कब होगा, गर्मी में कि ठंडा में, गर्मी में। तो इसको हम कह सकते हैं ग्रीष्म अयनांत, या फिर जाओ ग्रीष्म अयनांत, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम लोग समर सॉल्स्टिस। जब समर वर्ड का यूज किया, इसका मतलब समर कहाँ पे होगा उस वक्त, नॉर्थ में कि साउथ में। अगर मैंने कहा विंटर सॉल्स्टिस, तो विंटर कहाँ होगा, ये नॉर्थ में। हमेशा जब भी वर्ड यूज किया जाए ऑलवेज डोमिनेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये ध्यान रखना है। वापस आऊंगा मैं। मान लो कि ये लोग दो हिस्से में हो, ठीक है, ये है मुकेश अंबानी वाले ग्रुप, ठीक है, और इधर इधर है हमारे ठेले पे जो चाट बेचते हैं वो वाला ग्रुप। मतलब इधर का इन्वेस्टमेंट है 5,000 करोड़ रुपया, यहाँ का इन्वेस्टमेंट है 500 रुपया। आपस में तुम कोलाब्रेशन कर रहे हो, तो कोई भी जो बातें होंगी किसको ध्यान में रख के होंगी, डिसीजन होगा। तो सी बात है, पृथ्वी की जब, सीरियसली मत लो। जैसे मैंने कहा में लोग ज़्यादा रहते हैं ना, यहाँ पे कम रहते हैं, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ। ऐसे केसेस में कहेगा कि गर्मी का मौसम है, एक साथ सब बोलेंगे, तो कहाँ गर्मी होगा, सुनाई पड़े कि ठंड का मौसम है ऊपर। ये अलग बात है कि जब यहाँ ठंड है तो यहाँ तो गर्म होगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड में क्या नॉर्म्स है, ठंड का मौसम। इधर गर्मी है तो इधर गर्म का मौसम है, अपोजिट। कहने को डोमिनेंस वाली बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा। अगर पूछ दिया कि समर सॉल्स्टिस, ये नहीं कि तुमने ऑस्ट्रेलिया वाला समर काउंट कर लिया, वो हमेशा कौन सा सॉल्स्टिस होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला। विंटर मतलब हमेशा नॉर्दर्न वाला विंटर।
अदरवाइज फंस जाओगे। नॉर्थ साउथ कहा तो आसान है पकड़ना, लेकिन अगर उस तरह से पूछे इनडायरेक्टली फंस जाओगे, तो आइडिया होना चाहिए। नॉर्दर्न इज ऑलवेज डोमिनेंट। अब आगे बढ़ो। ये है जून का कंडीशन। ये इस तरह से मूव करके, जैसे मान लो यहाँ पे ये कौन सा है, ये सन मान लेते हैं, सन हो गया, और ये पृथ्वी। ये जून का कंडीशन है, 21 जून। ये कौन सा जून, मान लो ये यहाँ से यहाँ आने में कितना साल लगेगा, 1 साल। कितने महीने, 12 महीने। यहाँ से यहाँ आने में कितने महीने, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, हो गए 3 3 महीने। तो यहाँ पे जून है, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ जब जून था तो सूरज की रोशनी ज्यादा किधर लग रही है, नॉर्थ में या साउथ में, नॉर्थ में ज्यादा है। 3 महीने बाद सितंबर में आ गए। अब रोशनी कहाँ है, नॉर्थ या साउथ या इक्वल, इक्वेटर पे है। देखो यहाँ पे सनलाइट क्या है, नॉर्थ और साउथ दोनों में सेम जा रहा है। यहाँ पे नॉर्थ में ज़्यादा था और साउथ में कम था, यहाँ पे बराबर है। और यहाँ पे आए तो साउथ में ज़्यादा है, नॉर्थ में कम। बताओ, ये जून था, ये कौन सा सितंबर, ये कौन सा दिसंबर। अब ये आप यहाँ पे आ गए मार्च में। अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, देखो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, इक्वल जा रहा है। इसका मतलब कि जब जब एक हिस्सा सूरज की तरफ होगा, दो हिस्सा सूरज की तरफ होगा, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा, जो अपोजिट होगा उसमें ठंड ज़्यादा। 2 बार ऐसा होगा गर्मी वाला। देखो तो एक ये नॉर्थ में क्या है और नीचे क्या है, ये बात समझ में आ। जब ये कौन सा है, सितंबर वाला केस, इस केस में क्या होगा, सनलाइट इक्वल जा रहा है, केस हमारा ये हो गया। फिर से वही उसका अपोजिट, मतलब यहाँ नॉर्थ में क्या होगा, यहाँ नॉर्थ में ठंडा होगा इस रीजन में, और इधर, और यहाँ फिर से वही। तो सी बात है, जब सूरज की रोशनी तुम्हारे सर के ऊपर हो, जब भी जिस भी मौसम में, इसका मतलब क्या होगा, वो दिन बड़ा या छोटा बात समझ में वो अलग अलग नाम दे दिया गया। छोड़ दो, रिवॉल्यूशन जो हमारी कंडीशन है अर्थ की है, इसका परिक्रमण की कंडीशन है रिवॉल्यूशन की, अलग 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 घटनाएं घटती हैं, नाम दे रखा है। जैसे कि जब डायरेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सनलाइट हो, तो बोलते हैं हम लोग सॉल्स्टिस, क्या बोलते हैं। और यदि नॉर्थ में है तो नॉर्थ सॉल्स्टिस, ध्यान से रखो। और चूंकि वहाँ पे गर्मी है तो समर नाम दे देते हैं, ठीक है। ठीक उसका अपोजिट यहाँ आ जाओगे तो ऑप्शन कहाँ है, साउथ में, क्या बोलोगे, सदर्न सॉल्स्टिस। मतलब सॉल्स्टिस कंडीशन तब बोलते हैं, जैसे सूरज की मैं बात करूं, अगर पृथ्वी इक्वेटर है, यहाँ तक आएगा सूर्य, यहाँ तक 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, इसके बियॉन्ड कभी नहीं जाएगा ना, कभी भी नहीं। तो वह जब सूरज नॉर्थ में इक्वेटर से सबसे दूरी पे होगा, कंडीशन को कहते हैं हम लोग सॉल्स्टिस फाइनान। द कंडीशन इन विच द सन का जो एपरेंट मूवमेंट है इक्वेटर से सबसे दूर हो जाए नॉर्थ में, नॉर्दर्न सॉल्स्टिस, सबसे दूर हो जाए साउथ में, सदर्न सॉल्स्टिस। ये डिस्टेंस की बात होती है। ये बात समझ में आई, का एक रिलेशन है, आगे बताऊंगा थोड़ी देर। मूवमेंट है, टाइम देख रहे हो, क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि हर साल लगभग एक के आसपास क्या बस सबसे नॉर्थ में चली जाती है, फारदेस्ट, कहाँ से, भूमध्य रेखा से सबसे दूर। और क्या है वो, मकर रेखा या कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो 21 जून को सूरज कहाँ होता है, तुम जरा सा ऐसे बनाते हैं हम लोग, बताना। हो गया, और ये, और ये हमारा 23.5 नॉर्थ, 3.5 साउथ, ये है 0 डिग्री। सूरज यहाँ पे कब है, 21 जून को है, इधर है। अब 21 जून के बाद सूरज ऊपर जाएगा नीचे, यहाँ पे लिया मैंने 21, यहाँ से नीचे आना सूरज शुरू, यहाँ कब पहुँचा, कब पहुँचेगा, मान लो 22 सितंबर, यहाँ से फिर नीचे आएगा सूरज, 22 दिसंबर। क्लियर है, हम यही देख रहे थे, बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन के बाद वापस कब आएगा, कब आया यहाँ पे, 22 या 23 मार्च, ऊपर जाएगा, कब पहुंचा, 21 जून।
तो यहाँ पे वाकई सूरज मूव कर रहा है या सूरज मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है? इसलिए मोशन यहाँ पे क्या बोलते हैं, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। सूरज नहीं मूव कर रहा था, ये पृथ्वी जो हमारा है ये टिल्टेड है ना, ये यहाँ पे था तो यहाँ 93 एंड 90.5 नॉर्थ, यहाँ पे सूरज डायरेक्ट रोशनी पड़ रही थी, ठीक है। जब ये यहाँ आ गया तो इक्वेटर पड़ रही है, जब यहाँ आ गया तो 23 साउथ में पड़ रही है। सन तो यही है, पृथ्वी चूंकि टिल्टेड अपने एक्सिस पे तो रिवॉल्व कर रही है टिल्टेड, इसलिए इसको दिखता है यहाँ बैठे लोगों को सूरज मूव कर रहा है अप डाउन, लेकिन सच में वो क्या है, नहीं है। तो एपरेंट मूवमेंट जो अपीयर हो रहा है, तो हमें दिख रहा है, रियलिटी में ऐसा है नहीं। पृथ्वी, सन कहाँ से कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, ये की बात समझ में आई? जब इक्वेटर से सबसे दूर नॉर्थ में कहाँ पे है ये, 23.5 पे, इस घटना को बोलते हैं नॉर्दर्न सॉल्स्टिस। उत्तरी क्या बोलेंगे उसको हम लोग, अयनांत, उत्तरी अयनांत। नहीं, गलत वर्ड, नॉट उत्तरायण नहीं बोलते उसको, बताता हूँ किसको बोलते हैं, ये बात समझ में आई? अच्छा, क्या बोला हमने, नॉर्दर्न सॉल्स्टिस, इस पॉइंट को। अब जब वापस आया यहाँ पे, यहाँ पे जब सूरज सीधा पड़ेगा तो इक्वल डिस्टेंस इधर, इक्वल इधर रोशनी का, इतने में कोई डिफरेंसेस नहीं, तो उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, बराबर जाएगा हीट ऊर्जा। यहाँ पे इक्विनॉक्स 2 बार हो रहा होगा, विषुव हिंदी में बोलते हैं विषुव, 2 बार आ रहे विषुव, देखो तो एक 22 सितंबर को, दूसरा 23 मार्च को, यहाँ पे सनलाइट इक्वेटर पड़ रहा है, इसको हमने विषुव। और यहाँ पे कब पहुंचा, 22 दिसंबर, क्या बोलेंगे, क्योंकि सूरज जो है इक्वेटर से सबसे दूर है साउथ में, बोलेंगे सदर्न सॉल्स्टिस या फिर दक्षिणी अयनान। ये बात समझ में? अब एक क्वेश्चन, जैसे बार बार ये बोल रहे हैं उत्तरायण दक्षिणायन, तो समझ लेते हैं। जब सूरज यहाँ है कब, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर के बाद सूरज का मूवमेंट किस तरफ, उत्तर की ओर, यहाँ से मूव करा, यहाँ पे आया, फिर कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। कब, 22 दिसंबर से शुरू हुआ और कब तक पहुंचा, 21 जून तक। ये 22 दिसंबर से 21 जून का जो सिचुएशन होता है, टाइम होता है, उसको भारत में कहा जाता है उत्तरायण। क्या कहते हैं हम लोग, तो हिंदी लैंग्वेज में उत्तरायण बोलते हैं। क्या, नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन, साउदर्न मूवमेंट ऑफ सन। तो जब 6 महीने का टाइम लगता है, 22 दिसंबर से 21 जून या 22 जून, पूरे 6 महीने तक क्या रहेगा, उत्तरायण। और जब यहाँ के बाद वापस आना शुरू होगा तो दक्षिणायन। कहाँ तक, 21 जून से 22, 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन। अब जैसे टेस्ट लेना चाहते हो तो जाना है इंटरनेट पे, गूगल करना, हमारे जो पंडित जी लोग हैं या फिर जो बैठे लोग हुआ करते थे, वो पढ़ना क्यों, क्या कहते हैं कि जब उत्तरायण का समय हो तो किसका सेवन करें या किस सेवन न करें। तब जब गर्मी का मौसम हो क्या खाएं, ठंड का मौसम हो क्या खाएं, जब तुम पढ़ोगे तो अपने माइंड से रिलेट कर पाओगे कि बनाया गया होगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि दही कब खाना चाहिए और कब, जब तुमसे सूर्य दूर जा रहा हो दही खाओगे, वहाँ साफ साफ लिखा है कि जब दक्षिणायन हो, समय दिया हुआ है, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, कौन सा फ्लावर यूज करना चाहिए, कौन सा फ्रूट खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, सब लिखा हुआ है। जैसे कि नीम कब खाना चाहिए, पत्ते खाओ कभी, सच में खा गए हो, तब पेशेंस तुम्हारा होगा, कंट्रोलिंग पावर, टेस्ट पे कमांड। ये बात समझ में आई? क्या क्या समझाने बताओ, 21 जून समर सॉल्स्टिस या नॉर्दर्न सॉल्स्टिस, देखो समर बोल रहे हैं हम लोग या नॉर्दर्न, हिंदी में उत्तरी अयनान या ग्रीष्म अयनान। 22 दिसंबर सदर्न सॉल्स्टिस या दक्षिणी, 22 मार्च, 23 मार्च हो गया, ठीक है, 22 या 23 हो सकता है, एक दिन ऊपर नीचे चलेगा, कोई इशू नहीं है, हर साल बदलता रहता है, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम। 22 सितंबर। अब बताओ कौन से सिचुएशन में, किस सिचुएशन सबसे नॉर्मल कंडीशन है, बहुत ज्यादा गर्मी होगा ना ज्यादा ठंडा होगा, इक्वेटर पे विषुव वाले कंडीशन। क्लियर हो गया हमारा? मैंने कहा ऑल दोज पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस बिटवीन 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ पॉइंट्स आर कॉल्ड सोलर points. Solar points are those points over which
सन रे विल फॉल वर्टिकली वंस, एटलीस्ट वंस 1 ईयर। एटलीस्ट वंस कहना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें हमने 23.5 इसको भी ऐड कर लिया। तो छोड़ दोगे तो एटलीस्ट ट्वाइस ईच ईयर, 2 बार आएगा। ये बात समझ में आ गई? याद रहेगा डेट टाइम सारा कुछ। उत्तरायण कब से कब? उत्तरायण 22 दिसंबर से 21 जून तक। दक्षिणायन जब भी सरकार कुछ आपके पुराने ग्रंथों की बात करना शुरू कर दे, क्वेश्चन में आ जाए उत्तरायण दक्षिणायन शब्द होना है कि नहीं पूछ जाने की, आपको हो सकता है और ना पूछ की रेडी फॉर द। बोलो हम तैयार हैं। पृथ्वी रोटेट कर रही है ग्रिड एक्सिस पे। ध्यान सुनो, ये मान लो पृथ्वी है और ये नॉर्वे कंट्री हो गया। यहाँ पे जब सन का कंडीशन ये है, ये दिन रात क्यों होता है? रिवोल्यूशन से कि रोटेशन से? रोटेशन से। आ गया इसका एक्सिस ये है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे, रोटेट कर रहा है। और सूरज कहाँ है? यहाँ पे। रोटेशन से जैसे यहाँ पे लगातार लाइट है कि नहीं, इतना भी रोटेट करे। जब तुम्हारे सर के ऊपर लाइट ऐसे लगा दिया जाए, तुम रोटेट करते रहो, हमारे आंखों में लाइट क्या रहेगा? हमेशा रहेगा। वही बात होगी ना, नॉर्वे सामने है कि नहीं हमेशा। यही जब कंडीशन यहाँ आ जाओगे, नॉर्वे कहाँ चला गया? अब ये कितना भी रोटेट करेगा, सनलाइट यहाँ पहुँचेगा? ये क्या हो गया? अंधेरा। और यहाँ तक ये महीने तक क्या हुआ? 12 होते हैं कंडीशन में। लाइट है अभी तक, लाइट है, यहाँ से अंधेरा होना शुरू हुआ। अब तो अंधेरा शुरू कब तक रहेगा अंधेरा? ये 6 महीने। और ठीक, ये 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात। और वो कौन सा लाइन, कोई तो होगा जहाँ से ऊपर में वाला पार्ट हमेशा लाइट रहता होगा। अगर ऐसे होता तो कोई मतलब नहीं था, ऐसे है तो कोई तो होगा एक लैटिट्यूड लाइन्स। पता है वो कौन सा लाइन है जिसके ऊपर वाला हिस्सा पूरा सूर्य के सामने रहता है? आर्कटिक सर्कल। बनाए इसीलिए थे 60। आपसे क्या है? टिल्टेड है। कहाँ से? नॉर्मल से। और नीचे से कितना टिल्टेड है? 66.5। देख ले, आगे थोड़ा देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये सेम कंडीशन हिंदी में हो गया। वही हिंदी में जो उसमें पढ़ा था हमने इंग्लिश में। बता सकते हो क्या प्रभाव है परिक्रमण का? दिन रात, छोटा बड़ा होना। अभी देखा ना छोटा बड़ा होना। अच्छा बताओ, कब दिन सबसे बड़ा होगा इंडिया में? आप बताओ। ऑन विच डेट यू विल फाइंड द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट डेज? उनके टाइम में 22 जून, 21 जून को। शॉर्टेस्ट नाइट उसी दिन, 24 घंटे में। आप बताइए सबसे छोटा रात कब होगा? आप बताइए सबसे बड़ा दिन साउथ में कब होगा? सदर्न हेमिस्फीयर में। कौन से दिसंबर? 22 तो मनाना चाहिए उस दिन, 22 दिसंबर को हम लोगों को फ्राइडे। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर। आसपास में है उसका। उस समय एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं था ना। 25 दिसंबर को और कुछ होता है भारत में क्या? क्रिसमस डे भारत में होता है, विश्व में नहीं होता है। गुड गवर्नेंस देना चाहते हो ना? गुड गवर्नेंस डे कब होता है? कब बर्थडे है? बात सही, जोड़ के रखो, नहीं भूलोगे। ऋतु परिवर्तन अगर एक्सिस पे नहीं होता टिल्टेड तो नहीं होता। कौन सा? इसको कर लो साइड में।
पेमेंट करूँ? हाँ, तेज पत्ता होते हैं, तड़का लग जाता है, मतलब चाय अच्छी हो जाती है। डन। कौन सी अवस्थाएं बताया था हमने? सही है। एपिहिलियन, पेरिहिलियन, उत्तरायण, दक्षिणायन। बाकी सब होमवर्क कर लोगे? कर लोगे ना? सोलर इक्लिप्स, लूनर। अच्छा, जब बताओ सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाए तो क्या होगा? अरे इसमें से आंसर बताओ। चांद काला हो जाएगा। कौन सा ग्रहण होगा? सूरज। नो, रुको, अब पेशेंस रखो। मून और सन, बीच में पृथ्वी आ गई। सूर्य ग्रहण, तो साफ साफ दिखेगा ना सामने से। ये सब बताना पड़ेगा फिर से मुझे। ये सूरज है, यहाँ पृथ्वी आ गई, ये मून है, तो कौन सा ग्रहण होगा? इसमें सूर्य ग्रहण कैसे हो सकता है? ग्रहण होने का मतलब क्या होता है? सिंपल, उसका कुछ हिस्सा ना दिखना, डार्क हो जाना। सूर्य दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट, इसका हिस्सा नहीं दिख रहा होगा। उल्टा कंडीशन है तो यहाँ पे मान लो हो जाए मून, और ये हो जाए अर्थ। ये वाला हिस्सा जो दिखना चाहिए था पृथ्वी का, दिखेगा क्या? सोलर इक्लिप्स। बात समझ में? बाकी कल मैं पूछूंगा आप लोगों से, सुपर मून क्या होता है, क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है, बताओगे? समर सोल्स्टिस नोट करना है। क्या कहोगे? 121 जून व्हाट हैपेंस? सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन 23.5 नॉर्थ। उस दिन क्या होता है? सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा। और क्या कह सकते हो? सूर्य जो है इक्वेटर सबसे दूर, सबसे दूर है सबसे पास? 21 जून को इक्वेटर सबसे दूर होगा ना। दो कंडीशन है दूर होने की। एक 21 जून, और दूसरा कौन सा है? 22 दिसंबर। कहाँ से? विषुवत रेखा से, इक्वेटर से। तो ये काफी दूर होते हैं। का रिलेशन है 2 हफ्ते का साथ, पेलियन और पेलियन, हमेशा। कभी भूलोगे नहीं। कितना हफ्ता? 2 हफ्ते का। मैं आगे दिखा रहा हूँ कैसे। ये हो गया इतना, बता चुका हूँ, समझ में आया? पॉइंट्स ऐड आ रहा हूँ ना। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, खुद ही बताना तो सही गलत है। कहीं लिखा हुआ नहीं है, हम ऑब्जर्व करेंगे, खुद ही ऑब्जर्व करेंगे। मेरा इंटरेस्ट है, इसे ऑब्जर्व करता रहता हूँ। इसी में ग्रीष्म या उत्तरायण। डन। अभी मार्च आने वाला है, क्या होने वाला है? सूरज जो है इक्वेटर से दूर जा रही है अभी, कि पास आ रही है? पास आ रही है अभी। बताओ, अभी उत्तरायण में हो कि दक्षिणायन में हो? उत्तरायण में हो। अनंत अथवा दक्षिणायन। बैठ के सोचो, आराम से बैठे हो, मैं तो बोल रहा हूँ, क्या आवश्यकता होगी? बस हो गया, टाइम हो गया। हाँ, 12 बजे तक नहीं होगी क्लास। और मैं कल से एक दिन में शार्प 11:30 छोड़ दूंगा। आप जब आओ मुझे कोई मतलब नहीं, 5 मिनट पढ़ना चाहो 5 मिनट पढ़ो, आई एम हैप्पी। अभी नहीं, अभी क्लास के बाद दे देना। क्या हो रहा है? कौन सा ऑप्शन चाहिए? अगर तुमसे कोई ऐसे पूछ दे क्वेश्चन इंटरव्यू में, मान लो कि हमने ऐसा कुछ बना दिया, ये सूरज है और ये पृथ्वी, बताओ कौन सा सॉल्स्टिस है? कैसे बता सकते हो? अगर ये है तो उत्तर है ये, दक्षिण होगा ना। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। और इसको मैं अगर ऐसा कर दूं बी,
ए, तो ए कौन सा हो गया? सदर्न सॉल्स्टिस, बी नॉर्दर्न सॉल्स्टिस। और मैं अगर एक्सिस ये कर दूं तो इक्विनॉक्स। इधर है। ये कहने का मतलब क्या है? और सूर्य और पृथ्वी का कंडीशन पैरेलल है, पैरेलल बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? आंसर कर लोगे तो समझ में आ गया। ये क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। सूर्य कहाँ तक पहुंचा? 23 नॉर्थ तक। अब देखें धीरे धीरे ये वापस वहां तक जाए, ये इस तरीके से होता है। सिर्फ हाफ पार्ट दिखाया गया है कि किस तरीके से इक्वेटर से सूर्य जा रही है कहाँ तक? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। क्लियर हो गया? व्हाट इज द वे अर्थ। और ये फिर यही उल्टा हो जाएगा जब वापस इस तरफ आते, यहाँ से कहाँ आता है ये? कहाँ जाता है? इधर है विंटर सॉल्स्टिस में। समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो ना? अभी बता दोगे? बाद में पूछूंगा, कल पूछूंगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को। ये जो आप देख रहे हो ना दिन रात वाली कंडीशन इंडिया में, मान लो अलास्का चले जाओगे, क्या सेम देखोगे? पता लगा अलास्का यहाँ पे है और ये रोटेट कर रहा है, यहाँ दिन रात तो हो रहा है हर जगह, लेकिन यहाँ पे लाइट है। नहीं जाओगे, मान लो एक ट्रिप पे जाओ और ट्रिप पे गए, अचानक से तुम्हें कोई कहा ओके डियर नाइट बाय बाय, और धूप है, तो कैसा फील होगा? और कोई यहाँ पे हो और 2 बजे दिन का समय हो और पूरा अंधेरा छाया हो, और कोई तुम्हें गुड आफ्टरनून बोले आकर के। इफ़ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस, थोड़ा सा ठीक से पढ़ाई कर लो, एग्जाम करेक्ट करो, बस विश्व भ्रमण करो और ऐसी जगहों पे जरूर जाओ। और मेरी ज्योग्राफी क्लास खत्म, कम से कम 100 ऐसे प्लेस बता दूंगा जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि जाना ही चाहिए। अद्भुत प्लेसेस हैं अपने आप में, है ना? इंटरेस्टिंग। जैसे कि आजकल बहुत आसान है जाना, थोड़े से पैसे हो आराम से एक ट्रिप पे जाओ, अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन, फिन, ऑल दोज कंट्रीज आर ऑन और एबव आर्कटिक सर्कल। वहाँ पे एक्सपीरियंस करके देखो, बहुत मज़ा आने वाला है, बट ठंड भी ज़्यादा होता है। 2-3 महीने की गर्मी होती है, कि गर्मी ऐसी नहीं। और सूर्य जैसे देखते हो ना बैठ के, कभी सूर्य उदय होता है समुद्र में से निकल रहा है, पहाड़ों से निकल रहा है, तो हमेशा पूरा दिन वैसे ही दिखेगा, ऐसे सूर्य सामने, माथे पे नहीं। डन? ये क्या हो रहा है? एक नॉर्मल दिखाने, एक एंगल कितना है यहाँ पे? 23.5। कितना एंगल ये? 23.5। और यहाँ खींच दो लाइन तो यहाँ पे कितना होगा ये? ओ गॉड, ऐसा भी होगा क्या तुम लोगों का? सर क्यों, मैंने ये कहा? क्या कहा? नहीं हो गया? हो जाने दो, बैक करो। मैं क्या पूछा था क्वेश्चन? हाँ, जैसे ये टिल्टेड है ना, ऐसे क्या 0 है या 90 पे है, बिल्कुल टिल्ट हो गया, तो इससे एंगल कितना है ये? 23.5। इसीलिए पृथ्वी 23.5 तक ऊपर, 23.5 नीचे आती है। समझ में आई? और नीचे से कितना है ये? 6.5। बात समझ में आई? ये इसीलिए 20.5 हाफ का कहानी है, अदरवाइज होता ही नहीं। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स नहीं होता। स्टडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पैरेलल जस्ट बिकॉज इट इज टिल्टेड द सेम एंगल, यहाँ से 6.5 और यहाँ से 23.5, तो कितना हो जाएगा? डन? आगे कैसे करूँ डन में? थैंक यू गए तो। चलो मैं ऐसे बता दूं, छोड़ दो उसको, रहने दो, कल कर लेना। सुनो, इसमें दो वर्ड और हैं। एक मैंने कहा पेरीहिलियन, एपीहिलियन। सिंपल सी बात है कि जब
ये अलग से जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ रहे होंगे कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, वहाँ फिर से आएगा पेरिलियन एपिलियन। बट मैं अभी बता दूं आपको, जब सूरज, पृथ्वी, ये पृथ्वी और ये सूरज, ये इलेक्ट्रिकल पाथ में है, यहाँ दूर और यहाँ पास। जब सबसे पास होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिहिलियन। सबसे दूर होता है उसे क्या बोलते हैं? अपसौर, एपिहिलियन। इतना क्लियर है? क्वेश्चन ये आएगा कि किस डेट को, ध्यान रखना। गलत। मैंने अगर पहले हिंट कर चुका हूँ, 2 हफ्ते का गैप रखोगे आंसर सही। 21 जून से 2 हफ्ते आगे जाओ, 4 जुलाई सबसे दूर होता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी सबसे ज्यादा कब होती है? 4 जुलाई। और इस घटना को हम लोग कहते हैं एपी नॉन। अच्छा, सबसे पास कब होती है? 2 हफ्ते का डिफरेंस कर लो, 21 मार्च से 2 हफ्ते आगे, 3 जनवरी है। जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ। 3 जनवरी क्या होगा सबसे पास, और 4 जुलाई को सबसे दूर। डेट याद रखना, कैसे याद रहोगे? बताओ, सबसे ज्यादा दुनिया में क्राइम कौन सी कंट्री की वजह से हुई? मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। विच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्राइम दुनिया अभी प्रेजेंट टाइम में? पता है ना हर किसी को? अच्छा, जो लोग क्राइम करवाते हैं, अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? उनसे दूर रहोगे पास रहोगे? अच्छा ये बताओ, यूएसए का इंडिपेंडेंस डे कब है? 4 जुलाई। कब है? और एपिलियन उसी दिन है। तो सूर्य को भी पता है कि वहां पे जाना ठीक, दूर रहो, मतलब याद रहेगा। डेट मैच कर गया, या तो यूएसए का इंडिपेंडेंस डे हो या एपिलियन, सेम। और 3 जनवरी को क्या है? 3 या 4 जनवरी होता है, आगे पीछे। कभी 3 को होता है, कभी 4 को होता है, उस दिन सबसे पास होता है, बस इतना ध्यान रखना। हाँ, याद रहेगा आपको? बस, तो एपिलियन पेरिलियन। और इस तरीके से रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ से संबंधित सारी चीज समझ में आ गई, सारी घटनाएं। अगर आ गई तो अब देखेंगे कि जो हमारा रात हो रहा है, जो परिवर्तन ऋतु में, कैसे हो रहा है। कि हमने देख लिया, रिवोल्यूशन देख लिया, अब देख लेते हैं कि हमारे एटमोसफेयर कौन सी गैसेज हैं और किस तरह से लेयर्ड में वो बटे हुए हैं, उनकी खास फीचर्स क्या हैं। जब ये समझ जाएंगे तो हम वो लोग प्रॉपर क्लाइमेट की बात करना शुरू कर सकते हैं। तो अगली क्लास में वही